हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एन के बावलिया, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर। जैसा कि आपको मालूम है, आप हमारी बहुत सारी वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और आप हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर एन के बावलिया से भी ई कंटेंट के लिए लगातार जुड़े हुए हैं। आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ये कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आज जो हम वीडियो जारी करने जा रहे हैं, ये वीडियो मॉडर्न ट्रेंड्स और मॉडर्न टूल्स इन रिलेशन टू प्लांट टैक्सोनॉमी से संबंधित अंतिम वीडियो है इस सीरीज का। इस वीडियो के अंतर्गत हम मॉलिक्यूलर टेक्निक्स एज मॉडर्न टूल्स इन रिलेशन टू प्लांट टैक्सोनॉमी लेने जा रहे हैं। और ये मॉडर्न टूल्स कह दीजिए या मॉडर्न ट्रेंड्स कह दीजिए, और ये ट्रेंड मॉलिक्यूलर टेक्निक्स यानी कि जो सूक्ष्म चीज़ें हैं या डीएनए लेवल है, उस लेवल को यूज करते हुए, इन चीज़ों को यूज करते हुए टैक्सोनॉमी के अंदर टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। टैक्सोनॉमी के अंदर जो क्लासिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन है या नोमेनक्लेचर है, उन सभी चीज़ों के अंदर ये जो मॉलिक्यूलर टेक्निक्स हैं ये वर्तमान में काफ़ी हेल्पफुल हो रही हैं। और इन मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के अंदर काफ़ी तेज़ी से एडवांसमेंट हो रहे हैं। हालांकि ये एडवांस्ड इतने ज़्यादा फास्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं, ये टैक्सोनॉमिस्ट इन टेक्निक्स की ओर मूव हो रहे हैं। इनसे हेल्प मिल रही है डाटा को आइडेंटिफाई करने के अंदर। ये बहुत सारी जो मॉलिक्यूलर टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स के अंदर जैसे डीएनए प्रोफाइलिंग करना, डीएनए प्रोफाइलिंग करने की कौन कौन सी मेथड्स हैं, डीएनए मार्कर्स हैं या जिन्हें टैक्सोनॉमिक मार्कर्स के नाम से जानते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उन चीज़ों को किस प्रकार से कैसे यूज करते हैं, इस बारे में ये वीडियो है। आइए इस वीडियो को देखिए और आप आनंद लीजिए। जैसा कि हमने बात की, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स टैक्सोनॉमी का एक टूल है जो वेरी रिसेंट डेवलपमेंट है, और ये रैपिड एडवांसमेंट इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ प्लांट्स इन्फ्लुएंस्ड टैक्सोनॉमिस्ट है, जो टैक्सोनॉमिस्ट को प्रभावित कर रहा है। इसकी जो डायरेक्ट एप्लीकेशन है, इसके जो पैरामीटर्स हैं, ये टैक्सोनॉमिक फीचर्स के लिए कंपैरिजन के रूप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके ज़रिए जो डीएनए प्रोफाइल्स हैं, ये मोस्ट वाइडली यूज की जा रही हैं क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशंस को भी इन टेक्निक्स के जरिए आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है या पहचाना जा सकता है। इसके अलावा और भी पैरामीटर्स हैं जिन्हें मॉलिक्यूलर सीक्वेंसेस के रूप में यूज करते हैं। ये जो पैरामीटर्स हैं कई बार अम्बिगुअस भी होते हैं और रिलायबल भी होते हैं। विशेष रूप से फाइलोजेनेटिक एज वेल एज सिस्टमेटिक कंसिडरेशन के लिए ये काफ़ी रिलायबल होते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डीएनए प्रोफाइल मेकिंग की। डीएनए प्रोफाइल मेकिंग की बात करें तो जो यूकैरियोटिक जीनोम होते हैं, उनके अंदर बहुत सारा या विभिन्न प्रकार का जो डीएनए सीक्वेंसिंग होता है, ये कई प्रकार का होता है। और इस डीएनए सीक्वेंसिंग के अंदर रिपीटिटिव एंड नॉन रिपीटिटिव टाइप से डीएनए सीक्वेंसिंग होती हैं, और ये बहुत सारी मेथड्स के जरिए प्राप्त किए जाते हैं। इससे स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देखने को मिलता है, जिसे कई डीएनए प्रोफाइल मेथड्स के जरिए आइडेंटिफाई किया जाता है। ये जो डीएनए प्रोफाइल मेथड्स होते हैं, उनमें से इम्पॉर्टेंट जो मेथड हैं, उन मेथड में एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड है और एक है माप। माप मीन्स मल्टीपल आर्बिट्ररी एम्प्लीफिकेशन प्रोफाइलिंग। ये दो प्रकार के डीएनए प्रोफाइल मेथड हैं। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप का डिटर्मिनेशन किया जा सकता है या उस ऑर्गेनिज्म के जीन को पहचाना जा सकता है कि इस ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार के जीन हैं। और इस जीन का फ्लो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर या इंडिविजुअल के अंदर या पॉपुलेशन के अंदर किस प्रकार से फ्लो हो रहा है, और इसके जरिए एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या जेनेटिक इंटररिलेशनशिप है, इसको आइडेंटिफाई करने के अंदर हेल्प मिलती है। किसी भी
ऑर्गेनिज्म का इंडिविजुअल जो जीनोटाइप होता है, इस जीनोटाइप से उसे मोलिकुलर लेवल पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एक्सट्रीमली हाई लेवल पर जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जो डीएनए सीक्वेंसिंग के अंदर होता है, उसके जरिए से पहचाना जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मोस्ट प्रोबेबली इंट्रा पॉपुलेशन जीनोटाइपिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इजीली देखा जा सकता है। आजकल इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को बहुत सारी यूज के अंदर लिया जा रहा है कि कई बार चोर कर ले जाते हैं, डकैती कर ले जाते हैं या बलात्कार कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे व्यक्तियों की आइडेंटिफाई करने के अंदर भी ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूजफुल हो रही है। लेकिन ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इसके साथ साथ में टैक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नीबॉन 1993 का मानना है कि इससे इंटर पॉपुलेशन और इंटर स्पेसिफिक लेवल्स के जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के अंदर काफ़ी हेल्प मिलती है। और इसके जरिए स्पेसिफिक टाइप का प्रोब यूज किया जाता है, जिसे फिंगरप्रिंटिंग को एम्प्लॉय किया जाता है, जिसे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स में आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे इस प्रकार का आइडेंटिफिकेशन फंजाई के लिए मेयर नामक साइंटिस्ट ने 1992 के अंदर यूज किया है। बेनेन, डेंडिलियन एंड कार्नेशन आदि ने भी इसे यूज किया है। दूसरी टेक्निक है माप, जिसे मल्टीपल आर्बिट्री एम्प्लीकॉन प्रोफाइलिंग मेथड के नाम से जानते हैं। इस मेथड को सबसे पहले कैटेनो एनोल्स 1994 ने डिस्क्राइब किया है और इस मेथड के तहत 3 वर्जन्स हैं। इन तीनों वर्जन्स को एक को RAPD रैंडमली एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए के नाम से जानते हैं, दूसरे को APPCR यानी आर्बिट्ररीली प्राइम्ड PCR के नाम से जानते हैं, और तीसरे को DAF, D फॉर मीन्स DNA, A फॉर एम्प्लीफिकेशन, F फॉर फिंगर प्रिंटिंग। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के वर्जन्स हैं इसके, जिसे हम RAPD के नाम से जानते हैं, APPCR के नाम से जानते हैं और तीसरा DAF के नाम से जानते हैं। ये जो मेथड्स होते हैं, उन मेथड के अंदर सिंगल प्राइमरी आर्बिट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एनल्स टू जीनोमिक डीएनए के जरिए 2 डिफरेंट साइज के जरिए अपोजिट स्ट्रैंड्स पर पहचाना जाता है और इसके जरिए एनालिगिंग साइट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसे एम्प्लीफेबल डिस्टेंस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के अंदर किस प्रकार की डिस्टेंस है उसको देखा जाता है, जिसे डिस्क्रीट प्रोडक्ट्स किस प्रकार से बनते हैं, इनके अंदर जो नंबर होता है ये डिपेंड करता है इनके अंदर कि किस प्रकार का जीनोम साइज है, इनके बीच में किस प्रकार की होमोलॉगी है, प्राइमर एंड टेम्पलेट सीक्वेंस किस प्रकार की होती हैं, ये इस के तहत देखा जाता है माप के तहत। ऐसे ही जो RAPD और APPCR एनालिसिस होता है, ये एनेबल्ड होता है फिनोटाइप रिलेशनशिप्स और एक्सटेंट ऑफ वेरिएबिलिटी को जानने के लिए, इसको डिटर्मिनेशन करने के लिए। और इस प्रकार का जो डिटर्मिनेशन है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, जिसे आप जानते हैं टमाटर के नाम से, इसके अंदर किया गया है, जिसे एडम्स एंड डैमेक ने 1993 के अंदर डिस्क्राइब किया है। और इसे जूनिपेरस के अंदर किस प्रकार से सिस्टमेटिक रिलेशनशिप है इसको आइडेंटिफाई करने के अंदर भी यूज किया है। और एजेला नामक प्लांट के अंदर इसे जेनेटिक डाइवर्सिटी और फाइलोजेनी आइडेंटिफाई करने के लिए भी स्टडी किया है। इसी प्रकार से स्टाइलोन्थस नामक प्लांट के लिए सिस्टमेटिक और फाइलोजेनेटिक स्टडीज की हैं केजे नामक साइंटिस्ट ने 1993 में। इसी प्रकार से लोटस यानी कमल के लिए कैंपोस 1994 ने स्टडी किया है। लींस कुलिनरिस, जिसे हम विशेष रूप से मसूर की दाल के नाम से जानते हैं, इसे अबोल विफ 1995 ने यूज किया है। इस प्रकार से बहुत से लोगों ने बहुत से प्लांट्स के ऊपर काम किया है। इसी प्रकार से इस कड़ी के अंदर क्लोरोप्लास्ट डीएनए प्रोफाइल आता है। क्लोरोप्लास्ट प्रोफाइल
आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए होता है और उस डीएनए की किस प्रकार की सीक्वेंसिंग होती है, उस डीएनए सीक्वेंसिंग को टैक्सोनोमिक और फाइलोजेनेटिक पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए पाल्मर 1985, 1987 और 1988 ने काफ़ी स्टडी की है। हालांकि इनके अनुसार जो क्लोरोप्लास्ट का डाटा होता है और उसके अंदर जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं उनके अंदर किस प्रकार का कंपैरिजन है उसके ऊपर स्टडी की है। और ये जो डीएनए होता है ये जनरली अप्लाइड होता है टू एग्जामिन रिलेशनशिप को एग्जामिन करने के लिए अमोंग क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज और जेनेरा, जो पास पास स्थित स्पीसीज होती हैं और जीनस होते हैं उनके अंदर आपस में क्या संबंध है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसे यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम एस्ट्रेसी फैमिली की बात करें तो उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट डीएनए होता है इसके अंदर करीबन 57 जेनेरा के अंदर डीएनए वेरिएशन को एग्जामिन किया गया है जो 15 ट्राइब्स को बिलोंग करता है। 15 जेनेरा का जो डीएनए वेरिएशन है वो करीबन 15 ट्राइब्स को बिलोंग करता है जिसके आधार पर इन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसी प्रकार से 929 क्लीवेज साइट्स और 11 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स टेस्टेड किए गए हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के लिए इस एनालिसिस के जरिए। और डॉयल 1993 नामक साइंटिस्ट ने क्लोरोप्लास्ट डीएनए प्रोफाइल को फैमिली लेगुमिनोसी के लिए भी यूज किया है और इसका जो डाटा है ये इनकी स्पीसीज और जीनस को क्लासिफाई करने के अंदर काफ़ी यूजफुल है। और ये और भी यूजफुल है हाई टैक्सोनॉमिक लेवल से एज ट्राइब्स एंड फैमिली, यानी कि इससे भी उच्च लेवल के जो ट्राइब्स हैं ये फैमिली हैं उनको आइडेंटिफाई करने के अंदर भी काफ़ी हेल्पफुल है। इसी फैमिली का जीनस है एस्ट्रेलेगस। एस्ट्रेलेगस की एक ट्राइब है जिसे गैलीगी के नाम से जानते हैं। इसका क्लोरोप्लास्ट डीएनए प्रोफाइल जनरेटेड किया गया और स्पेसिफिक जीन्स को यूज किया गया जिसमें RPOC1 एंड RPOC2 को प्रोब्स के रूप में यूज किया गया संडरसन एंड लिसन नामक साइंटिस्ट ने 1995 के अंदर। और इसकी रिजल्टेंट इन्होंने ये कंफर्म किया कि गैलेगी नामक जो सीरीज ट्राइब है इस ट्राइब का फाइलोजेनेटिक ओरिजिन है और ये इलस्ट्रेटिंग डिवीजन विद इन गैलीगिया के अंदर होता है जो जनरली एस्ट्रेगेलस के साथ में पर्टिकुलर होता है। इस प्रकार से ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं। इसी प्रकार से जो इनके अंदर मोलिकुलर सीक्वेंसेस मिलती हैं उन मोलिकुलर सीक्वेंसेस को फाइलोजेनेटिक एंड सिस्टमेटिक एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। ये कौन कौन से मोलिकुलर सीक्वेंसेस हैं जिन्हें फाइलोजेनेटिक एंड सिस्टमेटिक एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है? विशेष रूप से जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं और जो प्रोटीन्स होते हैं उनको कंसिडर किया जाता है एज ए पैरामीटर्स के रूप में, प्राइमरी सीक्वेंसेस के रूप में फॉर फाइलोजेनेटिक एज वेल एज सिस्टमेटिक एनालिसिस के लिए। और ये जो यूज है प्रोटीन का और न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस का मोलिकुलर टैक्सोनॉमी के अंदर यूज लिया जाता है एज ऑन सीक्वेंसिंग डाटा के रूप में। और जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और अमीनो एसिड्स होते हैं इनकी जो सीक्वेंस होती है ये लार्ज नंबर के अंदर ऑर्गेनिम्स के अंदर होती है जिसकी स्टडी करने की आवश्यकता है जिसे और भी ज़्यादा डिटरमाइन किया जा सकता है। इससे के अंदर एक्सटेंट ऑफ वेरिएबिलिटी होती है इन सीक्वेंसेस के अंदर विद इन ए जीनस, विद इन ए स्पीसीज। इसकी और भी ज़्यादा नीड है कि इनको डिटरमाइन किया जाए। टैक्सोनॉमिक पैरामीटर्स को शामिल करने से पहले अच्छी तरह से स्टडी करनी चाहिए। जो रेट ऑफ एवोल्यूशनरी चेंजेज हैं इन सीक्वेंसेस शुड बी कंपेयर्ड वेल विद लेवल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द स्पीसीज कंसर्न्ड, उसको भी शामिल करना चाहिए। मोड ऑफ सीक्वेंस एवोल्यूशन शुड बी ग्रेजुअल एंड नॉट अडेप्टिव, ये धीरे धीरे होना चाहिए, ज़्यादा अडेप्ट नहीं करना चाहिए। ओनली एवोल्यूशनरी चेंजेज विच आर क्वालिटेटिवली सिमिलर शुड बी कंसिडर्ड फॉर कंपेरेटिव स्टडी, यानी कि जो दिखने वाले कैरेक्टर्स हैं उनको कंपेरेटिव स्टडी के लिए कंसीडर करना चाहिए।
इसी प्रकार से जीनस की जो एनकोडिंग है जिसे 5S RNA के नाम से जानते हैं, इसकी थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज पाई जाती हैं जो स्ट्रक्चर में सिमिलर होती हैं, और इसकी जो हर एक यूनिट होती है ये रिपीटिशन कंसिस्ट करती है कोडिंग सीक्वेंसेस का, और उस कोडिंग सीक्वेंस के अंदर करीबन 120 बेस पेयर लंबा होता है, और एक स्पेसर सीक्वेंस होती है जिसके अंदर 100 से 700 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं, जिसमें अनेक यूनिट्स होती हैं जो टेंडम के रूप में अरेंज्ड होती हैं। इसी प्रकार से रिपीट यूनिट अरेंजमेंट होता है 5S DNA सीक्वेंस का, जिसे गुड पैरामीटर ऑफ फाइलोजेनेटिक एंड सिस्टेमेटिक्स के रूप में कंसीडर किया जाता है। शास्त्री 1992 ने ओवरव्यू किया है इवोल्यूशन इन प्लांट्स 5S DNA सीक्वेंस के रूप में। ऐसे प्लेफोर्ड 1992 ने स्टडी किया है सीक्वेंस ऑफ अकेशिया स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के अंदर। इसी प्रकार से विशेष रूप से जो मोनोकोट्स होते हैं उनके अंदर फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज सीक्वेंस होती है जिसे पैप सीक्वेंसेस के नाम से जानते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है C4 प्लांट्स के मेटाबॉलिज्म के अंदर। स्पेशली इसके अंदर जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होती है पैप कार्बोक्सिलेज की, जिसके अंदर करीबन 17 डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इसी प्रकार से टोहे 1994 ने मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन इन पैप कार्बोक्सिलेज को डिटरमाइन किया है, और इसके अंदर प्रिडिक्शन किया है डाइवर्जेंस टाइम ऑफ द एंजाइम्स के रूप में बिटवीन मोनोकोट्स और डाइकोट्स के बीच में किस प्रकार से डाइवर्जेंस टाइम है। और इसके बिहाफ पर जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें विशेष रूप से बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, इनको इजीली हायर प्लांट से सेपरेट किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। इसके जरिए 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स बनते हैं जो एंजाइम्स आइडेंटिफाई किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स के आधार पर। इसी प्रकार से कुछ टैक्सोनोमिक मार्कर्स हैं। उन टैक्सोनोमिक मार्कर्स के अंदर सैटेलाइट DNA एज ए टैक्सोनोमिक मार्कर के रूप में यूज किया जाता है। इसके बारे में लिपिटेन 1992 ने आइडेंटिफाई किया है। इस प्रकार के बहुत सारे सैटेलाइट DNA मार्कर्स से खोजे हैं जो स्पीसीज स्पेसिफिक करैक्टर वाले होते हैं। और जो सैटेलाइट DNA होता है ये जैसे सोलेरियम ब्रीविडेंस नामक स्पीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है, और सोलेरियम ट्यूबरोसम नामक स्पीसीज के अंदर ये एब्सेंट होता है। इसी प्रकार का सैटेलाइट DNA टोमेटो, वीट, बार्ले और राई एसेट्रा के अंदर भी मिला है जो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। इसी प्रकार से क्रोमोसोम के ऊपर भी विशेष प्रकार की क्रोमोसोमल बैंड्स होती हैं जो रिफ्लेक्टिंग होती हैं डिफरेंट हेट्रोक्रोमेटिक रीजन्स के रूप में। उन्हें भी एज ए गुड मोलिकुलर पैरामीटर्स के रूप में मेजर मोलिकुलर अप्रोचेस के रूप में यूज किया जा रहा है। इसी प्रकार से ये जो टेक्निक्स होती हैं PCR बेस्ड टेक्नोलॉजीज होती हैं जो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होती हैं, जो फाइलोजेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से और सिस्टमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सीमित रूप में एज ए मॉर्फोलॉजिकल DNA मार्कर के रूप में यूज कर सकते हैं। मोलिकुलर मार्कर इन कंजंक्शन विद मॉर्फोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल मार्कर्स को बेटर टैक्सोनोमिक टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस प्रकार के बहुत सारे टैक्सोनोमिक मार्कर हैं। इन टैक्सोनोमिक मार्कर को टैक्सोनोमिक टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो DNA मार्कर्स होते हैं वो एनवायरमेंटल, डेवलपमेंटल इन्फ्लुएंसेज अनलिमिटेड इन नंबर टू डिटेक्ट पॉलीमॉर्फिज्म करने के अंदर डिवॉइड ऑफ प्लियोट्रोपिक एंड एपिप्लास्टिक ट्रेमेंडस डिस्क्रिमिनेटरी पावर के रूप में इसको यूज किया जाता है, जो एक तरह से कंसिस्टेंट अंडर आइडेंटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के रूप में यूज करते हैं। रिसेंटली इस प्रकार की मॉलिक्यूलर मार्कर्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ में बेस्ड मार्कर के रूप में होते हैं, जिन्हें RFLPs के नाम से, रिपीट एलिमेंट्स के नाम से,
माइक्रो सैटेलाइट्स के नाम से, मिनी सैटेलाइट्स के नाम से, पीसीआर बेस्ड मार्कर्स के रूप में एपीपीसीआर, एमपीपीसीआर, आईएसएसआर, एसटीएस, एसटीएमएस, एससीएआर, डीएएफ, एएफएलपी आदि नामों से इनको जाना जाता है। जो डीएनए बेस्ड मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं, इन्हें कई प्रकार के टैक्सोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जेनेटिक आइडेंटिटी के रूप में, जेनेटिक रिलेटेडनेस से पॉपुलेशन के बीच में, जियोग्राफिक पॉपुलेशन स्पीशीज के रूप में, पेडिग्री के रूप में, फाइलोजेनेटिक स्ट्रक्चर के रूप में, वेरियस मैक्रो और माइक्रो लेवल के रूप में इस एस्पेक्ट को टैक्सोनॉमिक एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। इवन किस प्रकार से डिफ्रेंशिएशन होता है स्पीशीज के अंदर, किस प्रकार से इसे आइसोलेट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इसके जरिए आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आज हमने बात की कि किस प्रकार से मॉलिक्यूलर टेक्निक्स को एज ए टैक्सोनॉमिक टूल यूज किया जा रहा है और इनको किस प्रकार से आगे हम यूज कर सकते हैं। इसके हालांकि बहुत सारे डेप्थ में जाना होगा, मैंने इसकी सुपरफिशियल कुछ पॉइंट्स यूज किए हैं जिसमें ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमिक एज ए टैक्सोनॉमिक टूल इन रिलेशन टू प्लांट टैक्सोनॉमी हेल्पफुल हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ई कंटेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज से आप जुड़े रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।